स्वागत है स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो यह आपके स्क्रीन पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा कराई गई एमए द्वितीय सेमेस्टर भूगोल की रिमोट सेंसिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में कुल 3 क्वेश्चन पेपरों को हम लोगों ने हल किया। आज यह चौथा पेपर है जो रिमोट सेंसिंग का है और यह एक भूगोल में टेक्निकल पेपर है। चूँकि यह पेपर हमको थोड़ा लेट से मिला हुआ था, इसलिए इसका आंसर भी थोड़ा लेट से ही मिल रहा है आप लोग को। तो कोई बात नहीं, और फिर भी आइए हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न पत्र के एक एक उत्तरों की व्याख्या करके। तो प्रश्न संख्या 1 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कि रिमोट सेंसिंग शब्द किसने गढ़ा। तो रिमोट सेंसिंग शब्द किसने गढ़ा का पहला ऑप्शन है एवलिन एल प्रूट, दूसरा गैस्पार्ड फेलिक्स टोनार्चन, तीसरा है विल्बर राइट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो दूसरा वाला है ये राइट आंसर हो जाएगा, गैस्पार्ड फेलिक्स टोनार्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दूर संवेदन का सिद्धांत नहीं है। तो पहला ऑप्शन है उपग्रह के साथ ऊर्जा की अंतःक्रिया, दूसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, तीसरा है विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम, तीसरा वायुमंडल के साथ ऊर्जा की अंतःक्रिया। तो इनमें से जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम है यह दूर संवेदन का कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह दूर संवेदन का यह एक प्रक्रिया या प्रोसेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। अब विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम को हम समझ लेते हैं कि क्या होता है विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम। तो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम को समझने से पहले हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जानना होगा। तो ये ऐसी तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और ये निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं, इसलिए इन्हें गैर यांत्रिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो तरंगें हो गई, प्रकाश तरंगें हो गई, एक्स तरंगें हो गई, गामा कीड़े हो गई, गामा कीड़े आदि, ये सब क्या हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। और जब इन्हीं विद्युत चुंबकीय तरंगों के तरंग दैर्ध्य का क्रम वर्गीकरण के रूप में कर दिया जाता है, तब उसे हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। तो यही जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम है, तो इनके जब हम तरंग दैर्ध्य का एक क्रमागत रूप से वर्गीकरण कर लेते हैं, और वह वर्गीकरण किस आधार पर होगा, या तो तरंग दैर्ध्य के बढ़ते हुए आधार पर या तो तरंग दैर्ध्य के घटते हुए आधार पर। तो आइए हम लोग इनका वर्गीकरण कर लेते हैं तरंग दैर्ध्यों के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले गामा किरण होती है, फिर उसके बाद एक्स किरण होती है, फिर उसके बाद यूवी किरण होती है। ये क्रमशः अब इनका धीरे धीरे तरंग दैर्ध्य बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद यूवी के बाद विजिबल होती है, जिसको हम दृश्य तरंगें कहते हैं। इसी विजिबल में कुल 7 प्रकार की तरंगें होती हैं जो दिखाई देती हैं। इन्हीं 7 को हम विब ग्योर के नाम से जानते हैं, विब ग्योर। फिर उसके बाद विजिबल के बाद इंफ्रारेड आ जाता है, ये हो गया इंफ्रारेड। फिर इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव या रेडियो तरंगे। तो इनमें रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा और गामा कीड़ों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। अब तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में विपरीत संबंध होता है, यानी कि जिन तरंगों की तरंग दैर्ध्य अधिक हो जाएगी उनकी आवृत्ति कम हो जाती है, और जिन तरंगों की तरंग दैर्ध्य कम होती है उनकी आवृत्ति अधिक हो जाती है। तो इनमें सर्वाधिक
लंबी तरंग दैर्ध्य वाली जो तरंगे हैं वो रेडियो तरंग, और सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली तरंग गामा किरणें हो जाएंगी। तो हम लोगों ने इसके बारे में समझा कि विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम क्या होता है, और विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के सभी स्पेक्ट्रमों के बारे में भी हम लोगों ने जाना। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। EMR अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अवरक्त भाग किसके बीच होता है? तो EMR का अवरक्त भाग इनमें से 0.4 से 0.7 के बीच होता है, या 0.5 से 1 के बीच। ये माइक्रोन के रूप में दिया हुआ है सब, 0.7 से 1.3 और 0.7 से 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.7 से 14। आगे चलते हैं। दूर संवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग करता है? विद्युत क्षेत्र, सोनार तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, गामा किरणें। तो इन चारों में जो दूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग होता है, यह प्रमुख रूप से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग कर लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि सेंसर की प्लेटफॉर्म विशेषताओं द्वारा उत्पन्न होती है? तो सेंसर की प्लेटफॉर्म विशेषताओं द्वारा जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो ऊंचाई में भिन्नता और कक्षा प्रवाह दोनों से होती है, और इनमें ऊंचाई भी आ गया है, यानी कि दोनों ऑप्शन से तो होता है, यानी कि इससे भी होता है और इससे भी होता है। तो इसका राइट आंसर आप इसको लगा दीजिए, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। दूर संवेदन के मामले में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जा सकता है? तो रिमोट सेंसिंग के मामले में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जा सकता है? तो यूवी किरणें, एक्स किरणें, दृश्य किरणें, गामा किरणें। तो इन चारों में जो होगा राइट आंसर दृश्य किरणों का हो जाएगा, विजिबल रे का हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये किया जा सकता है दृश्य किरणों का। अगला क्वेश्चन है। दूर संवेदन के मामले में निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग नहीं किया जा सकता? देखिए, इसके पहले सवाल दिया था किया जा सकता है, अभी ये सवाल दे दिया नहीं किया जा सकता है। तो यदि जो बच्चा इन दोनों क्वेश्चनों को सही से देखा होगा वो कर ले गया होगा। यहाँ पर जैसे ऑप्शन मिल रहा है यूवी किरण, एक्स किरणें, दृश्य किरणें और गामा किरणें। यहाँ पे देखिए एक्स किरणें, दृश्य किरणें, थर्मल IR और रेडियो तरंगे। तो इन चारों में जो यहाँ पर एक्स किरण बताया गया था छठवें नंबर पर दृश्य किरण होता, तो 7वें नंबर क्या हो जाएगा आपका? एक्स किरण हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स किरण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एयरबोर्न प्लेटफॉर्म के उदाहरण के रूप में कार्य कर सकता है? तो इनमें से लिस यानी कि LIWS थर्ड, डकोटा, MOS लिस सेकेंड। तो ये लिस क्या है? यह लिस एक प्रकार का जो है कि स्कैनिंग सेंसर होता है, और इसका पूरा नाम होता है लाइनर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर। तो यह एक प्रकार का जो है कि स्कैनिंग सेंसर होता है, जो कि स्कैन करता है और फिर उन्हीं स्कैन किए हुए इमेज को वो हमारे जो है कि रिसीवर तक भेजता है। ये सैटेलाइट में लगे होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि एयरबोर्न प्लेटफार्म के लिए उदाहरण के रूप में कार्य कर सकता है। तो एयरबोर्न प्लेटफार्म के लिए जो डकोटा होता है यही कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DAKOTA। अगला EM लहरें डॉट से फिर खाली है तक होती है। तो मीटर से नैनोमीटर, मीटर से माइक्रोमीटर, नैनो से माइक्रोमीटर या सेंटीमीटर से नैनोमीटर। तो जो EM लहरें होती हैं यह सेंटीमीटर से नैनोमीटर के बीच होती हैं। हालांकि यहाँ पर ये उल्टा दे दिया होना चाहिए नैनोमीटर से सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर ये सेंटीमीटर से नैनोमीटर दे दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी इसका सही जवाब हो जाएगा सेंटीमीटर से नैनोमीटर। आगे चलते हैं। GIS का तात्पर्य है, तो यानी कि GIS का पूरा नाम पूछ रहा है। तो GIS का पूरा नाम होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा वो सही हो जाएगा। तो जियोग्राफिकल नहीं दिया है, जियोग्राफिक दिया है, तो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब GPS का तात्पर्य है, यानी कि GPS का पूरा नाम क्या है? तो GPS का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि वैश्विक स्थिति निर्धारक तंत्र। अब RS का तात्पर्य पूछ दिया। RS मतलब रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग
यानी कि सुदूर संवेदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिमोट सेंसिंग। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है। देखिए अभी हमने बताया था, तो इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा, एक्स किरणों का होगा या ब्रह्मांडी तरंगों का होगा या रेडियो तरंगों का होगा या गामा किरणों का होगा। तो इन चारों में जो रेडियो तरंग है इनका तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा, और जो ब्रह्मांडी तरंगे हैं जिनको हम कॉस्मिक तरंग कहते हैं, यह कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं, बल्कि यह स्वतः सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा वाली एक विकिरण होती है। तो ये ब्रह्मांडी तरंगे होती हैं जिनको हम कॉस्मिक तरंगे भी कहते हैं। तो इनमें गामा किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होगा सबसे कम होगा और रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, ध्रुवीय परिक्रमा करने वाले उपग्रह को सामान्यतः किस ऊंचाई सीमा पर रखा जाता है। तो ध्रुवीय परिक्रमा करने वाले उपग्रहों को ही हम सूर्य समकालिक उपग्रह भी कहते हैं। तो इन्हें 900 से 1500 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थापित किया जाता है। तो 900 नहीं है तो क्या हुआ, तो फिर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा 700 से 1500। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उपयोग विद्युत चुंबकीय द्वारा किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा किन क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है, सौर क्षेत्र का, ध्रुवीकृत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का या सूक्ष्म क्षेत्र का। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा इनमें सोलर फील्ड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर क्षेत्र। आगे चलते हैं, झुके हुए छायाचित्र में कितना झुकाव होना चाहिए। तो झुके हुए छायाचित्र में 13 डिग्री, 20 डिग्री, 3 डिग्री या 34 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 डिग्री। आगे चलते हैं, झुके हुए छायाचित्र में कितनी झुकाव होनी चाहिए। तो इसका 3 डिग्री होना चाहिए। अगला है सवाल, ऊर्ध्वाधर छायाचित्र से मेल खाता है दृष्टि रेखा की दिशा, लेंस की दिशा, संचालन की दिशा या गुरुत्वाकर्षण की दिशा। तो इन चारों में जो होगा संचालन की दिशा मेल खाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचालन की दिशा। तो क्या होता है ऊर्ध्वाधर छायाचित्र, जब वायुयान द्वारा उड़ान दिशा से कैमरे अक्ष का लंबवत रखकर लिया गया चित्र ऊर्ध्वाधर छायाचित्र कहलाता है। तो वायुयान द्वारा उड़ान दिशा से कैमरे अक्ष का लंबवत रखकर लिया गया चित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है, ये संचालन की दिशा, क्योंकि वायुयान द्वारा उड़ान दिशा की बात कर रहा है। तो उड़ान दिशा क्या है, संचालन की ही दिशा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, उड़ने की ऊंचाई से तात्पर्य है। तो उड़ने की ऊंचाई से क्या तात्पर्य है, अनावरण स्टेशन का ऊपरी भाग, अनावरण स्टेशन का निचला भाग, अनावरण स्टेशन की गहराई या अनावरण स्टेशन की ऊंचाई। तो इन चारों में जो अनावरण स्टेशन की ऊंचाई है इसी का तात्पर्य है उड़ने की ऊंचाई से, क्योंकि कोई स्थलीय भाग बहुत ऊंचे होते हैं, कोई स्थलीय भाग थोड़ा नीचा होता है। तो जो उड़ने की ऊंचाई होता है वो हर समय जो है कि ये सर्वाधिक ऊंचा भाग और सर्वाधिक निचले भाग के औसत के रूप में ही उड़ाया जाता है। तो इस आधार पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनावरण स्टेशन की ऊंचाई। अगला ईडीएम का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस मीटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटम मीटर या इलेक्ट्रिकल डेटम मेजरमेंट। तो इन चारों में ईडीएम का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो इसका राइट आंसर 1। अगला, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसका मान अधिकतम होता है। तो तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है या नाभि दूरी का, आवृत्ति का या आयाम का। तो विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में जो सर्वाधिक मान होता है या अधिकतम जो मान होता है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो इन चारों में आवृत्ति का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि किसी कण द्वारा या किसी भौतिक कण द्वारा 1 सेकेंड में लगाए गए समस्त चक्कर को उस कण की आवृत्ति तथा इसी आवृत्ति का 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यानी कि कोई भौतिक कण है और वह
1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है, उसी से इसकी गणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर आवृत्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि तरंग दैर्ध्य की तीव्रता कम हो जाती है तो ऊर्जा मुक्त होगी। तो तरंग दैर्ध्य की तीव्रता और ऊर्जा, तो इस यहाँ पे जो ऊर्जा होगी वह कम हो जाएगी। तो तरंग दैर्ध्य में और आवृत्ति में विपरीत संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस हवाई छायाचित्र में क्षितिज दिखाई देता है? ऊर्ध्वाधर में, निकट ऊर्ध्वाधर में, अल्प तिर्यक में या उच्च तिर्यक में? तो इन चारों में जो उच्च तिर्यक होते हैं इसी में जो क्षितिज दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली हवाई छायाचित्र कब ली गई थी? तो भारत में पहली हवाई छायाचित्र प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद सन 1920 ईस्वी में लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। आप लोग कमेंट में ये जवाब दीजिएगा कि भारत में पहली बार हवाई जहाज़ कब और कहाँ उड़ाई गई थी। अगला सवाल है, जीआईएस संबंधित सॉफ्टवेयर में किस प्रकार के आंकड़ा समुच्चय का उपयोग नहीं किया जाता है? शीर्ष का, बिंदु का, बहुरेखी का या बहुभुज का? तो जीआईएस संबंधित सॉफ्टवेयर में इनमें से चारों में से शीर्ष, बिंदु, बहुरेखी या बहुभुज, तो इन चारों में से जो है कि शीर्ष का उपयोग किया जाता है, यानी कि वर्टेक्स का उपयोग किया जाएगा, पॉइंट का भी उपयोग किया जाता है, पॉलीगन का भी उपयोग किया जाता है। लेकिन जो पॉली लाइन है इसका उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कि जो बहुरेखी हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया बहुरेखी। आगे चलते हैं, वह विद्युत चुंबकीय तरंग चुने जो मनुष्यों के लिए सबसे खतरनाक है। रेडियो तरंगे, पराबैंगनी किरणें, लघु तरंगे और रक्त किरणें। ये न केवल तरंगे खतरनाक हैं बल्कि क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक पूछे गए हैं। तो इन चारों में जो अल्ट्रा वायलेट रे होती है यह विश्वव्यापी खतरनाक तरंगों के रूप में है। तो अल्ट्रा वायलेट किरणें, जिन्हें दुनिया भर में त्वचा कैंसर का एक आम रूप के नाम से भी जाना जाता है, तो इसमें जो पराबैंगनी किरण होगा वो सही हो जाएगा। अगला सवाल, एक भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई की दूरी लगभग होती है। तो भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी से जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको प्रतिस्थापित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36,000। जीआईएस अनुप्रयोग उपकरण है, मोबाइल का, संगणक का, मशीनरी का या इनमें से कोई नहीं? तो जो जीआईएस अनुप्रयोग है ये प्रमुख रूप से संगणक का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगणक। चूँकि मशीन तो नहीं हो सकता है क्योंकि मशीन एक यंत्र है और संगणक एक कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर के माध्यम से जीआईएस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दूर संवेदक वनस्पति स्वास्थ्य का पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? ये भी बहुत खतरनाक सवाल दे दिया। रडार, लिडार, फिर AVHRR, फिर मोडिस। तो इन चारों में आइए हम पहले एक एक का देख लेते हैं, एक एक चीज़ों को, तो फिर अपने आप मालूम हो जाएगा कि कौन सा है इनमें वनस्पति स्वास्थ्य का। 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो जो रडार होता है, रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। इसकी खोज रॉबर्ट वाटसन वाट ने 1940 में किया था। ये अमेरिका के रहने वाले थे और इस रडार का उपयोग आमतौर पर सर्वेक्षण, भूगणित, भूविज्ञान, पुरातत्व, भूगोल, भूआकृतिक विज्ञान, भूकंप विज्ञान, वानिकी के रूप में, वायुमंडलीय भौतिकी के रूप में किया जाता है और परिवहन संचालन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, चाहे वो हवाई जहाज़ का परिवहन हो चाहे पानी वाले जहाज़ का, तो इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है रडार का। तो ये रडार तो होगा नहीं। अब लीडार क्या होता है?
तो लीडार का तात्पर्य होता है, तो लीडार के द्वारा मौसम में तेज़ी से आ रहे परिवर्तनों का पता लगाया जाता है। और जो AVHRR है, ये क्या है, तो इसको हम एडवांस वेरी हाई रिजोल्यूशन रेडियोमीटर कहते हैं। ये नासा का एक उपक्रम है। इससे क्या होता है कि इससे भूमि और सागरीय सतह के जल का तापमान को मीजर किया जाता है। साथ ही साथ इसका उपयोग बादलों के आवरण, बर्फ आवरण, मृदा नमी और वनस्पति स्वास्थ्य और ज्वालामुखी उद्गार की निगरानी के लिए किया जाता है। तो वनस्पति वाला आवरण जो किया जाता है या वनस्पति स्वास्थ्य का जो मॉनिटरिंग किया जाता है वो AVHRR के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अब मोडिस को भी एक बार देख लेते हैं कि मोडिस क्या है। तो ये मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर होता है। यह क्या करता है कि यह वायुमंडल में वाष्प की मात्रा की जांच करता है, ऊर्ध्वाधर रूप में भी और क्षैतिज रूप में भी। यह भी उपकरण किसका है, यह नासा का है। तो ये सभी सैटेलाइट है, जबकि रडार कोई सैटेलाइट तो होता नहीं है, यह एक प्रकार का तरंग के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, उपग्रह ऊर्जा उत्पादन किसके माध्यम से होता है। तो उपग्रह ऊर्जा उत्पादन या सौर सेल के द्वारा होता है, या सूखा सेल के द्वारा, निकेल कैडमियम सेल या सीसा अम्लीय बैटरी। तो ये उपग्रह ऊर्जा का उत्पादन जब भी होगा तो वो सोलर सिस्टम के द्वारा ही होगा। तो सौर सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह संचार के लिए आवृत्ति रेंज है। तो उपग्रह संचार के लिए जो आवृत्ति रेंज है 1 किलोहर्ट्ज़ से 100 किलोहर्ट्ज़, या 100 किलोहर्ट्ज़ से 1 मेगाहर्ट्ज़, 10 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़, या 1 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़। तो उपग्रह संचार के लिए जो आवृत्ति रेंज होनी चाहिए वह 1 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होनी चाहिए। फिर भी इसका एक बार देखना होगा, ये कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में 1967 में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में पहला प्रायोगिक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन ये हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। इस वीडियो में कुल 75, इस क्वेश्चन पेपर में कुल 75 क्वेश्चन है। इसके पहले पार्ट में 35 क्वेश्चन तक, फिर दूसरे पार्ट में 35-40 क्वेश्चन तक कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, किसी भी सेंसर सिस्टम की बुनियादी आवश्यकता है तो रेडियोमेट्रिक विभेदन, स्थानिक विभेदन, स्पेक्ट्रल विभेदन या उपरोक्त सभी। तो इन चारों में जो उपरोक्त सभी है ये सही है। अगला सवाल, लीस एक उदाहरण है सक्रिय संवेदक का, निष्क्रिय संवेदक का, ए और दो दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लीस है यह एक प्रकार का स्कैनर होता है, स्कैनिंग सेंसर होता है, यानी कि लाइनर इमेजिंग स्कैनिंग सेंसर होता है। तो यह स्कैन करने का एक संवेदक होता है। तो यह जो संवेदक होता है यह सक्रिय संवेदक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्रिय संवेदक। अगला सवाल, एक निष्क्रिय संवेदक उपयोग करता है ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य, ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रकाश, चमक, ऊर्जा का अपना स्रोत, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य है यही एक निष्क्रिय संवेदक के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो संवेदक होते हैं या जो रिमोट सेंसिंग होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय
सुदूर संवेदक और एक निष्क्रिय सुदूर संवेदक होता है। सक्रिय सुदूर संवेदक उसे कहते हैं जिसे यानी कि जिसके संवेदकों में खुद का प्रकाश होता है जबकि निष्क्रिय सुदूर संवेदक उसे कहते हैं जिसके लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया। जैसे बस बहुत अच्छा उदाहरण है निष्क्रिय संवेदक का हमारी आँख। जब तक प्रकाश है तब तक हमको दिखाई देगा, अब प्रकाश नहीं है तो अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। तो हमारी आँखें क्या है, यह एक निष्क्रिय संवेदक का बहुत अच्छा उदाहरण है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। IRS-P3 उपग्रह निम्नलिखित में से किस संवेदक का उपयोग करता है? तो IRS-P3 उपग्रह, तो यह पैन का या लीस्ट थर्ड का, मास का या लीस्ट सेकेंड का। तो IRS-P3 यानी कि IRS का पूरा नाम है इंडियन रिमोट सेंसिंग, तो यह लीस्ट थर्ड का उपयोग करता है। भारतीय सुदूर संवेदन ये लीस्ट थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, IRS फर्स्ट ए और फर्स्ट बी उपग्रह निम्नलिखित में से किस संवेदक को ले जा सकते हैं? लीस्ट फोर्थ, लीस्ट थर्ड, लीस्ट फर्स्ट, लीस्ट फिफ्थ। तो इन चारों में जो IRS फर्स्ट ए और फर्स्ट बी है, यह लीस्ट जो है कि फर्स्ट को ले जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीस्ट फर्स्ट। IRS यानी जिसे हम भारत सुदूर संवेदन उपग्रह यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहते हैं, यह इसका एक श्रृंखला है और इस IRS श्रृंखला का प्रथम उपग्रह IRS फर्स्ट ए के नाम से जाना गया। इसे मार्च 1988 में सोवियत ओस्टक रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था। इसमें लीस्ट फर्स्ट, लीस्ट सेकेंड ए और लीस्ट सेकेंड बी आदि सेंसर लगे हुए हैं। ये सभी क्वेश्चन के जवाब देवी दत्त चौनिहाल किताबों में मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीस्ट फर्स्ट। 37 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा WIFS का सही विस्तार है? तो WIFS यानी कि वाइड फील्ड सेंसर या वायरलेस फिडेलिटी सेंसर, वाइड फिडेलिटी सेंसर या वायरलेस फील्ड सेंसर। तो इन चारों में जो वाइड फील्ड सेंसर है इसका सही विस्तार हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो गया। अगला है सवाल, आज 38 नंबर तक ही सवाल रहेगा, उसके बाद अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन का हल हम लोग कर लेंगे। सिग्नल की शक्ति निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? ऊर्जा प्रवाह, निवास का समय, ऊंचाई या प्रतिबिंब। तो ये जो रिफ्लेक्शन है इस पर सिग्नल का शक्ति कार्य नहीं करेगा। यदि कभी रिफ्लेक्ट हो जाए तो वो धरातल तक आ नहीं पाएगा, कोई भी सिग्नल तो कार्य नहीं हो पाएगा। बाकी ऊर्जा प्रवाह, तो ऊर्जा के द्वारा तो सिग्नल जरूरी है। निवास का समय भी जरूरी, ऊंचाई, तो जो प्रतिबिंब होगा इनमें, इन चारों में यही प्रतिबिंब इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के सेशन में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम 39 नंबर से 75 नंबर तक के सवालों का हम लोग हल कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।